सो चलिए बेटा, इस वीडियो के अंदर सितंबर पेपर डिस्कस करेंगे जो कि आपका फिजिक्स का पेपर है, 2023 का +1 का पेपर है। ये आपका बेटा 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, 70 मार्क्स का होगा। सो सबसे पहले अपनी इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ सकते हो कि आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे। 16 क्वेश्चंस। सो आपके एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 16 क्वेश्चंस आएंगे और सारे ही क्वेश्चंस आपके कंपलसरी क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए के अंदर 1 मार्क्स के MCQs होंगे जो कि टोटल 28 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन बी के अंदर बेटा आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। सो देयर इज़ इंटरनल चॉइस इन ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगी। ऑल क्वेश्चंस तो नहीं होगी लेकिन कुछ क्वेश्चंस में मिल जाएगी। सो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सेक्शन सी के अंदर आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन डी के अंदर आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। डी के अंदर आपको हर क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। सो चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अपना फर्स्ट जो MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ इज मेजर्ड मोस्ट एक्यूरेटली मतलब जो बिल्कुल करेक्टली आप लोग उसे मेजर कर सकते हो। कोई ऐसा आंसर बताओ। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर है ना, तो 5 सेंटीमीटर की जगह पे अगर आपको पॉइंट्स में भी आंसर मिल रहा है जैसे 5.0, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, मतलब ज़्यादा बेटर हो गया इससे। नेक्स्ट है 5.00, सो 5.00 ये इससे भी बेटर एक्यूरेसी है। उसके बाद 5.000, जितनी ज़्यादा मतलब पॉइंट्स के बाद आपके डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट्स इंक्रीज़ होते गए, पीछे वाले डिजिट्स इंक्रीज़ होते गए, उतनी ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेसी, उतना ज़्यादा आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या आंसर आएगा, 5.00। सो दिस इज़ द आंसर। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आ जाओ। इफ़ वी राउंड ऑफ, अगर हम दो चीज़ों को राउंड कर दे, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है 1 प्लेस तक, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, सो 8.250। अब देखो 5 ने 0 तो 5 को कैरी नहीं दे सकता, 5 2 को कैरी नहीं दे सकता क्योंकि 2 इज़ अ लेस देन 5। सो इसका आंसर बन गया 8.2। 8.2 मतलब इसमें B और C में 2 आंसर्स आ रहे हैं। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट हमें देखना पड़ेगा 8.750। अब 0 ने 5 को कैरी नहीं देना, 5 7 को कैरी देगा बिकॉज 7 इज़ ग्रेटर देन 5। इसका मतलब एक इंक्रीज़ हो गया। अगर एक इंक्रीज़ हो गया सो वी गेट 8.8। अब देख लो 8.8 इज़ ऑप्शन नंबर B। सो यहाँ पे ना आपका बेटा इन्होंने B8 लिखा हुआ है। सो इसका मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ सारा कुछ ठीक है। सो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आपका आंसर आ जाएगा 8.2 एंड 8.8। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज़। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर 0.0073। अब रूल है कि 0 के पहले वाला और डेसिमल के बाद वाला और आगे वाला, अगर 0 के बीच में डेसिमल हो तो दोनों काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब ये वाली सारी टर्म तो काउंट नहीं होगी। सो देयर इज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 73, 7 और 3। सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आपने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करना है कि कितना है ऑफ ह्यूमन एज की ऑर्डर पता करना है। अब ये न्यू क्वेश्चन है पंजाब बोर्ड के अंदर। सो अभी तक जो एवरेज ह्यूमन बीइंग की जो एज है वो है 79। ठीक है, कुछ आप चेक कर सकते हो कि बुक्स में 79 लिखा हुआ है, किसी में 69 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है मतलब कि डेसिमल्स की फॉर्म में। डेसिमल की फॉर्म मतलब कि 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10 के साथ डिवाइड कर दो, तो 7.9 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 है ना। तो मतलब कि 10 की पावर्स देखनी है, 10 की कितनी पावर है। सो 10 की पावर हो गई 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डिमेंशंस, जिसके डिमेंशंस सिमिलर ना हो। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन पंजाब बोर्ड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंजाब बोर्ड के अंदर। अब जो सिमिलर पेयर है, ऐसे पेयर हमने पता करने जो हैव नॉट सिमिलर डिमेंशंस, दैट इज टेंशन एंड सरफेस टेंशन। ये ऑलमोस्ट जितने भी सैम्पल पेपर्स आपको पंजाब बोर्ड के देखने के लिए मिलेंगे उनमें ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेगा देखने के लिए। इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, MCQs इंपॉर्टेंट है, सो अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाओ डिमेंशंस ऑफ पावर एंड फोर्स। अब देखो
इसमें एलिमिनेशन मेथड भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि कुछ एक टर्म्स को डिलीट कर दो, है ना, निगलेक्ट कर दो। तो फोर्स का जो डिमेंशियर फॉर्मूला है वो कितना होगा आपके पास, mlt-2, mlt-2। तो ये तो नहीं है, ठीक है, mlt-2 ये भी नहीं है। सो आपके पास आगे दो टर्म्स है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इक्वल टू टू वाला तो कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब इकलौता बच गया सी ऑप्शन। अब देखो पावर का आंसर कितना है, पावर का आंसर तो यही है ml² t-3। सो सीधा सीधा आपका आंसर आ गया। मतलब पावर ही चेक कर लो, फोर्स ही चेक कर लो, फोर्स से भी पता चल रहा था कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर पावर चेक करोगे तो पावर के भी आंसर आपको मिल जाएगा, अदरवाइज पावर के 3 ऑप्शंस में आंसर करेक्ट है, लेकिन फोर्स वाला चेक करोगे तो फोर्स का सिर्फ एक ही करेक्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज। मान लो आप एक सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि 40 की स्पीड से ही कार चला रहे हो, 40 की स्पीड से ही साइकिल चला रहे हो, देन इनमें से कौन सी चीज़ ऑलवेज रहेगी, द डायरेक्शन अलोंग द सेंटर, सेंटर की तरफ डायरेक्शन होगी। सेंटर की तरफ तो कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये तो गलत है भाई। स्ट्रेट लाइन पाथ, इसमें कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड पाथ होगा, हर पॉइंट पे कर्व्ड पाथ है, सो ये भी गलत है। टेंजेंट एट अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगा, तो सर्कल के अंदर ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होगा, तो ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्लियर है जी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम शेयर कर देना, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट है, तो वर्क डन बाय द बॉडी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जो वर्क डन होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। किस केस में आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा, पहले तो इसी चीज़ पे फोकस करेंगे कि वर्क डन पॉजिटिव कब है, जब आपकी एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना। तो cos 0 की वैल्यू क्या है आपकी, cos 0 होगा 1। अगर cos 0 1 आ गया तो एफ आपका पॉजिटिव हो जाएगा। cos 90 अगर पुट करोगे, cos 90 है आपकी 0, तो वर्क डन 0 हो गया। cos 180 मतलब कि -1, है ना, -1 मतलब नेगेटिव में चला गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपका एंगल क्या होगा, आपका 0 होगा। तो यहाँ पे देख लो 0 एंगल ये रहा, ठीक है। एंगल बिटवीन, उन्होंने एंगल ही पूछा है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, cos 0 डिग्री होगा। सो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। डन बेटा, बहुत ईजी और सिंपल से MCQs हैं। अगर आप लोग अपनी थियोरी पे फोकस करोगे, अपनी कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, आपके सारे MCQs ईजीली हो जाएंगे। आपको अलग से मतलब MCQs की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब आपने, ठीक है, आपने अपनी बुक से पढ़ना है, बुक से पढ़ने के बाद आपने इसके बैक क्वेश्चंस करने हैं। बैक क्वेश्चन अच्छे से करो, MCQs अच्छे से करो, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। अदरवाइज़ अगर आपने बोलना है कि अलग से प्रिपरेशन करनी है नीट JEE की तरह, मतलब पंजाब बोर्ड में उस लेवल की तैयारी हमें नहीं करनी होती। अगर आप डाउट्स अपने जो क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, डेफिनेटली आपके MCQs कवर हो जाएंगे। फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट इन, बेटा ये क्वेश्चन इस डायग्राम के नीचे इसका क्वेश्चन थोड़ा सा चला गया, और इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डू नॉट रिप्रेजेंट इन 1 डिमेंशन। 1 डिमेंशन में कौन से जो चीज़ है वो रिप्रेजेंट, कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब यहाँ पे है आपके पास वेलोसिटी और टाइम। आइदर क्या होगा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो टाइम इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो टाइम डिक्रीज होगा। अगर ये चीज़ हो रही है तो ये 1 डिमेंशन में काउंट होगा, राइट। सो अभी फर्स्ट ऑप्शन देखो, इसमें जो टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ गई। टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन आ गई, सेकंड केस आ गया, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब सी ऑप्शन देख लो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, चाहे कॉन्टीन्यूसली लीनियर मोशन में नहीं हो रही, लेकिन हो तो रही है ना, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गई। अब इसमें देखो, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, सो ये केस भी वेलोसिटी का हो सकता है। अब बी ऑप्शन देखो, अब ये वाला पोर्शन देखो, ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन,
टाइम, इस टाइम t के ऊपर वेलोसिटी की दो वैल्यूज़ आ रही है विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अ वन डिमेंशन। मतलब वन डिमेंशन के अंदर एक ही टाइम पे दो वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ नहीं हो सकती। सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर कि एक ही टाइम के अंदर आपकी नंबर ऑफ जो है वैल्यूज़ नहीं हो सकती। सो ऑप्शन बी आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। डन। सो इसको कर दो हाईलाइट। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या हुआ कि क्वेश्चन कुछ और पूछा गया लेकिन ऑप्शंस कुछ और पूछी गई हैं। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर इज, लाइट ईयर की जो वैल्यू है मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। सो कोई ऐसा क्वेश्चन होगा। सो ऑप्शंस गलत दे रखी हैं, ठीक है जी। चीज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट, अगर आपकी कोई बॉडी है, आपके पास कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, इस पॉइंट पे पहुँच गई और इसने वापस आना है धरती के नीचे, है ना, ये तो पता ही है। हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे ही पहुँची, अपवर्ड मोशन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज़, अब वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तभी ये चीज़ वापस धरती पे आएगी, है ना। तो अर्थ पे रिटर्न कैसे होगी, कैसे वापस आएगी, जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन पूछा गया हो तो दिस इज़ 9.8, अगर वेलोसिटी पूछी गई हो तो 0। सो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि हो सकता है एग्जाम के अंदर आपके टीचर एक्सेलरेशन पूछ लें, वेलोसिटी पूछ लें या डिस्टेंस पूछ लें, हाइट पूछ लें। सो ध्यान से दिमाग लगा के इसका आंसर देना है कि हाईएस्ट पॉइंट के अंदर वेलोसिटी पूछी गई है, वेलोसिटी कुछ एक सेकेंड के लिए इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। सो इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेम आंसर बताने की कितने होंगे। पहले तो आप अपना जो हॉरिजॉन्टल रेंज का आंसर लिखिए। सो दिस इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g, है ना। तो फर्स्ट एंगल तो आपका थीटा हो गया, ये हो गया थीटा एंगल, है ना। तो थीटा एंगल किस में आ रहा है, ए ऑप्शन के अंदर आ रहा है, बाकी तो किसी में आ ही नहीं रहा। सो क्या करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 की जगह पे 2 लिख दो, थीटा की जगह पे लिखो 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब इस पूरी टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा। तो सेम आ गई, पहले वाला सेम होगा आफ्टर दैट, मतलब जितना आपने एंगल पुट किया है। सो उसके अकॉर्डिंगली जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है द कंपोनेंट ऑफ वेट विच बैलेंस द नॉर्मल रिएक्शन इन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के अंदर नॉर्मल रिएक्शन को कौन सी चीज़ है जो बैलेंस करेगी। फॉर एग्जांपल ये आपकी बुक पड़ी है, बॉक्स पड़ा है किसी भी टेबल के ऊपर, अगर नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन आर एन, जिसे भी आप लोग कंसिडर करें, इसे बैलेंस कौन कर रहा है, डाउनवर्ड वेट विच इज़ mg। सो कौन बैलेंस कर रहा है, mg। सो आंसर आ गया इसकी सी ऑप्शन। डन। सो आई होप बेटा आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रही है। नेक्स्ट आ जाओ, पाथ ऑफ बम्प रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट अ सर्टेन हाइट एज अब्जॉर्ब्ड बाय अ पायलट इज। मान लो पायलट जो एरोप्लेन से आप लोगों ने क्या किया, एक बम रिलीज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ से एक एरोप्लेन है, आपने यहाँ पे एक बम रिलीज़ किया, तो वो कैसा होगा, मतलब यहाँ से गया बम, क्योंकि अब एरोप्लेन तो आगे ही जाएगा। सो यहाँ पे ऐसे गया और ऐसे जाके नीचे गिरेगा, है ना। तो ये कौन सा पाथ है, दिस इज़ द पैराबोलिक पाथ। स्ट्रेट तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे फेंक दिया और ऐसे चला गया, डाउनवर्ड चला गया इस तरीके से, है ना। तो दिस इज़ द पैराबोलिक। नेक्स्ट बेटा 15th क्वेश्चन देखो, व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट्स अ टर्न, जैसे ही बस ने स्टार्ट किया, मतलब अपनी कार बस स्टार्ट की, द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ अगर पैसेंजर गिरेंगे तो किसकी वजह से होंगे, डेफिनेटली बेटा पोजीशंस तब चेंज होंगी जब डायरेक्शन चेंज होगी। सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, अ मैन सिटिंग इन अ ट्रेन इन अ मोशन इज फेसिंग द इंजन। अगर एक पर्सन एक ट्रेन के अंदर बैठा और उसका जो फेस है वो इंजन की तरफ है, ही टॉस अ कॉइन, जैसे ही उसने कॉइन ऊपर की तरफ टॉस किया, द कॉइन बिहाइंड फॉल्स बिहाइंड हिम, उसके पीछे गिर गया। स्टेट द
कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन कैसी होगी। अब ध्यान से देखो, ये वाली ट्रेन है ना, तो पर्सन यहाँ पे बैठा है, अगर इसने कॉइन टॉस किया इस पॉइंट पे और डेफिनेटली ये ट्रेन आगे चली गई और ये पर्सन भी आगे चला गया, तभी ये कॉइन यहीं पे उछल के यहीं पे गिर गया, तो पीछे गिरा है ना। इसका मतलब जो ट्रेन है वो आगे की तरफ जा रही है, मूव फॉरवर्ड, है ना। तो मूव फॉरवर्ड, द ट्रेन इज़ मूविंग फॉरवर्ड, तो इसमें फॉरवर्ड आ रहा है विद एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगी आपकी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नेट फोर्स इज नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो मतलब कि नॉट ज़ीरो, है ना, कि कोई ऐसा केस बताओ जिसमें आपकी फोर्स ज़ीरो नहीं होगी। सो यहाँ पे नॉट ज़ीरो, फोर्स ज़ीरो नहीं होगी। अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी के साथ अगर कोई ड्रॉप डाउनवर्ड आ रही है, इसका मतलब उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा है। अगर ग्रेविटी लग रही है दैट इज़ 9.8, वो एक्सेलरेशन ही होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गई। सेकेंड क्या है, अ कॉक ऑफ मास फ्लोट इन ग्राउंड इन वाटर, वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है तो वहाँ पे ग्रेविटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी, है ना। कार मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, ये भी गलत हो जाएगा। मोर फोर्स देन अदर, तो टग ऑफ वॉर में ये भी चीज़ आपकी फोर्स ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, सो ज़ीरो हो जाएगी एक पॉइंट पे आके जब दोनों तरफ से सेम फोर्स अप्लाई होगा। सो इसका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। आपके पास कोई एक पार्टिकल है और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल, इस पूरी सड़क के ऊपर आपकी जो स्कूटी, कार, बस जो भी है आपके पास, वो स्ट्रेट लाइन पे सेम स्पीड के साथ चल रहा है। फोर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कब आपको फोर्स नहीं चाहिए, जब आपका स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल सीधा सीधा चल रहा है, मतलब आपने ना कोई चीज़ इंक्रीज़ करनी है वेलोसिटी, ना डिक्रीज़ करनी है, तब आपको फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। आराम से उसको स्टीयरिंग को पकड़ो और आराम से अपनी कार चलाओ, है ना। तो कीप इट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर सेम वेलोसिटी के साथ आपने मूव होना है, अगर डिक्रीज इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट, जैसे ही हॉर्स ने कार्ट को पुल किया, द फोर्स दैट हेल्प्स द हॉर्स टू मूव द फॉरवर्ड। हॉर्स को कौन सी चीज़ है जो फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प कर रही है। अब देखो, कोई हॉर्स है वो चल रहा है, अगर हॉर्स चल रहा है, मान लो ये उसके पैर है, ये अर्थ है ना, अर्थ को वो बैकवर्ड धक्का लगाएगा और हॉर्स फॉरवर्ड जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। इसका मतलब अर्थ ने हॉर्स पर कोई फोर्स अप्लाई किया। तो देख लो जी, ग्राउंड ने अप्लाई किया, द ग्राउंड ऑन द मूविंग फॉरवर्ड इज फोर्स एक्सर्टेड बाय। फोर्स किसने अप्लाई किया, ग्राउंड ने। ग्राउंड ऑन द हॉर्स, ग्राउंड ऑन द हॉर्स। क्लियर हो गया। आई थिंक बेटा एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो रही है। अगर अच्छे से क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन, अगर इन इलास्टिक कोलिजन की अगर बात करें, उसमें क्या है, टू बॉडीज़ के बीच में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। देखो, इन इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा, ये तो कम हो गया है ना। अगर लॉस हो गया, कंजर्व नहीं रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी की तो बात ही मत करो कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। काइनेटिक एनर्जी आना है बेटा यहाँ पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो ये तो होगा नहीं। सो काइनेटिक और लीनियर मोमेंटम ही है हमारे पास, तो स्पीड वाला तो इसमें कोई है ही नहीं, तो बच गया ओनली वन टोटल लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी कब आपकी डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना है। अभी देखो, ऑन कंप्रेसिंग अ स्ट्रिंग, जब आपने स्ट्रिंग को कंप्रेस कर दिया, जब कंप्रेस कर दिया, टाइट करके रख दिया, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी ही आएगी। ऑन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, कंप्रेस करोगे तब भी इंक्रीज होगी। ऑन मूविंग अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल, पुल ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कोई काम करोगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी मतलब इंक्रीज हो जाएगी। ऑन राइजिंग अ एयर बबल इन वाटर, अगर एयर बबल वाटर के अंदर रहेगा तो स्टेबल हो जाएगा, राइज करेंगे तो उसको वो स्टेबल हो जाएगा ना। वाटर बबल्स आपने कभी देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की आपने गिलास में डाली, जैसे ही डाली तो उसके साइड में बबल्स बन जाएंगे। वो बबल्स एक ही पोजीशन पे है
तो इसका मतलब उन छोटे छोटे वाटर बबल्स के अंदर या एयर बबल्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर ऑन राइजिंग एन एयर बबल इन वाटर। वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर जब भी आपने कोई एयर बबल राइज किया। अ बॉडी इज़ थ्रोन अप, जैसे ही आपने कोई बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर आपका वर्क डन कितना, वर्ल्ड नहीं है, वर्क है बेटा, ठीक है। वर्क डन कितना होगा, सो वर्क डन कितना होगा एफ एस कॉस थीटा, है ना। देखो अब फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा और बाय ग्रेविटी है, ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया। तो ग्रेविटी के द्वारा मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो जाएगा उसका, ठीक है। सो ये हो गया, सॉरी फोर्स नीचे की तरफ है, आपने डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड, फोर्स ऊपर लगा लेकिन ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड लग रही है। सो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा 180। व्हाट इज़ 180? 180 पे कॉस 180 कितना हो जाएगा नेगेटिव। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस एफ एस, तो नेगेटिव वर्क डन हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। सिक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी हो गई आपकी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो दिस इज द लास्ट MCQs ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा आपके ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। देन आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइस मिलेगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द चूजन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड जो यूनिट्स है उसे चूज़ करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ड्राइव डिमेंशनली एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F। सो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है वर्क डन क्या है और उसके साथ एरर वाला क्वेश्चन आया हुआ है। सो एरर एट प्रेजेंट बेटा सिलेबस के अंदर नहीं है। सो ये वाला क्वेश्चन बाय मिस्टेक आया हुआ है, तो ये आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नैनोमीटर, ठीक है, मिली न्यूटन, न्यूटन मीटर। तो आपने लिखना है दिस इज़ द नैनोमीटर, मिली न्यूटन, न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है रेस्ट और मास के अंदर डिफरेंस लिखना है, तो ये भी सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है और इसके साथ एक ऑप्शनल क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट आप लोग बेटा क्वेश्चन चेक कर लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आपको क्लियर ना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो जो है बना दूंगी, आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और इस PDF में एक प्रॉब्लम है कि जो फ़ोटोज़ लगाई गई हैं उनके नीचे क्वेश्चंस छिप गए। सो अपनी बुक या जो भी आपके पास मॉडर्न दिनेश की बुक है आप उनकी हेल्प ज़रूर ले सकते हो, ठीक है जी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बेटा आप लोग बेझिझक कमेंट में पूछिए। आपका जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका डाउट हम लोग कल तक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल बेटा सेम है फिजिक्स विद रिम्पल मैम, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसकी PDF भी आपको मेरे चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।